दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज से जो पहले हमने लेक्चर बनाए हैं इसके एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमने करवाया है। उसके बाद हमने आपको एक लेक्चर हमारा एक और आया है जो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रिलेटेड है। इससे पहले वाला अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लें, जिससे हम एक सीरीज़ वाइज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को समझ रहे हैं। तो आपको ये एक्ट समझने में आसानी होगी अगर आप इसको सीरीज़ वाइज देखते हुए चलेंगे। जैसा कि हमने अब तक डिस्कस किया हुआ है कि जैसे एक ऑफ़र होता है, ऑफ़र मिलता है एक्सेप्टेंस के साथ तो वो प्रॉमिस बन जाता है। प्रॉमिस मिलते हैं कंसिडरेशन के साथ तो एक एग्रीमेंट बन जाता है। और एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस दोनों पार्टीज़ पे लगा देता है। और कोई पार्टी अगर वो कॉन्ट्रैक्ट फिर परफॉर्म नहीं करती है तो दूसरी पार्टी उसके लिए रेमेडी लेने के लिए कोर्ट जा सकती है। तो हमने डिस्कस करा कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, लेकिन आज हम देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए असेंशियल्स क्या है हमारे पास, कि अगर वो ज़रूरी चीज़ें जो अगर हम मिस कर जाएंगे तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। हमने एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देख लिया कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, लेकिन उसके अंदर डिटेल्स नहीं देखी कि वो उसमें ज़रूरी बातें क्या होती हैं। आज ही हम डिस्कस करते हैं कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, क्या क्या नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 10 आप ध्यान रखा, सेक्शन 10 बताता है वॉट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे। क्योंकि हमने कहा था एग्रीमेंट्स जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं, एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। क्या वो एग्रीमेंट जो कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ हैं क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगी। ओनली दोज एग्रीमेंट्स विच आर एनफोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स, rest of the agreements are not the contract. So agreements which are enforceable by law are contracts. तो कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट हैं, ऐसे कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं इफ़, कंडीशन आ गई, इफ़ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट। पहली कंडीशन आ गई कि वो फ्री कंसेंट से बनाए गए हों, उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं होना चाहिए पार्टीज़ के ऊपर, वो अपने फ्री मन से पार्टीज़ की फ्री मन से वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हों। और पार्टीज़ भी वो पार्टीज़ होनी चाहिए जो कि कॉम्पिटेंट होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए, सब पार्टीज़ नहीं। कॉम्पिटेंट कौन होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो हम सेक्शन 11 में डिस्कस करेंगे लेटर ऑन। तो फिलहाल कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे? सारे ही एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं अगर इफ़ दे आर मेड बाय द कंसेंट, फ्री कंसेंट द्वारा बनाए गए हों उन पार्टीज़ द्वारा जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। और कौन सी कंसिडरेशन? लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन हमने डिस्कस किया था, कंसिडरेशन मतलब हो सकता है आप किसी चीज़ का प्राइस देते हैं, वो प्राइस या आप किसी चीज़ को खरीदने के लिए अपना कुछ और एक्ट करेंगे या कुछ ओमिशन करेंगे, जो भी चीज़ आप कुछ खरीदने के लिए करेंगे उसको हम कंसिडरेशन करते हैं। तो लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए विद अ लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, आपका मकसद कॉन्ट्रैक्ट का वो एक लॉफुल होना चाहिए। और आर नॉट हेयर बाय एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड, और कोई ऐसा चीज़ आपकी नहीं होनी चाहिए जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खुले तौर पर मना करता है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको समझ आ गया होगा एग्रीमेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन वो एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे जो कि फ्री विल से बनाए गए हों, फ्री कंसेंट से बनाए गए हों उन पार्टीज़ द्वारा जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनका जो कंसिडरेशन है वो लॉफुल हुई हो, और उनका जो मकसद है कॉन्ट्रैक्ट का कि जिस लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं वो भी एक लॉफुल होना चाहिए। और वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होने चाहिए, वॉइड डिक्लेयर्ड नहीं हुए होने चाहिए। वो एग्रीमेंट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट होंगे। आप साथ के साथ इनके अपने नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था इस जगह पर, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन सी पार्टीज होती हैं जो कॉम्पिटेंट होती हैं, आइए डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सेक्शन 11 बताता है हु आर द कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉम्पिटेंट करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट है? कॉम्पिटेंट मतलब लायक है। एवरी पर्सन, हर आदमी, हर बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो, हु, कंडीशन आ गई, हु इज़ ऑफ द एज ऑफ मेजॉरिटी, जो कि मेजॉरिटी की एज हो, मतलब 18 ईयर्स हो या उससे अबव हो। पहली कंडीशन 18 ईयर्स, आप ऐसे ही नोट्स बनाएं अपने। पहली कंडीशन 18 ईयर्स। एंड हु इज़ ऑफ साउंड माइंड, साउंड माइंड का होना चाहिए, स्पेशल नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सेंसिबल होना चाहिए, रीजनेबल उसकी थिंकिंग होनी चाहिए, कहीं उसकी थिंकिंग बच्चों वाली नहीं होनी चाहिए, कहीं वो थोड़ा अनसाउंड माइंड मतलब पागल नहीं होना चाहिए, वो साउंड माइंड का आदमी होना चाहिए।
और वो किसी लॉ द्वारा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि पर्टिकुलर आदमी को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं किसी भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, जैसे कि कोई प्रिजनर होता है, जैसे कोई कैदी है, उसको मना होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कोई भी लॉ द्वारा वो बंदा डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो 3 कंडीशन हमें सेक्शन 11 बताता है। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, हमारा साउंड आदमी होना चाहिए, साउंड पर्सन होना चाहिए, बेसिकली आदमी हो या औरत, और किसी भी लॉ द्वारा वो डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए। तो 3 कंडीशंस सेक्शन 11 ने बताई थी कॉम्पिटेंट की, और सेक्शन 10 ने बताया कौन से एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे हमारे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा है आपको समझ, तो आप इसको एक बार अपनी लैंग्वेज में रिवाइज करें। आइए आगे मूव करते हैं। अब हम कुछ एसेंशियल्स देख रहे हैं। ये तो हमने सेक्शंस को डिस्कस कर लिया, सेक्शंस क्या कहते हैं एसेंशियलिटी के ऊपर। अब हमने पॉइंट बस समझाया हुआ है कि क्या चीज़ें ज़रूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। सबसे पहली कंडीशन है देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज। सबसे ज़रूरी बात यह है, अकेला आदमी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। एट लीस्ट 2 पार्टीज का होना जरूरी है। तो देयर मस्ट बी एट लीस्ट 2 पार्टीज टू फॉर्म अ कॉन्ट्रैक्ट। पार्टीज कैन बी नेचुरल पर्सन एंड कैन बी आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन वो लोग होते हैं जो कि हम जैसे होते हैं, जो कि लिविंग बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे फर्म्स होती हैं और हमारा कॉर्पोरेट्स होते हैं, इनको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। और नेचुरल पर्सन जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए। तो एटलीस्ट टू पर्सन होने चाहिए, और जो पर्सनस हैं वो नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल पर्सन हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एक पार्टी ये हो, दूसरी पार्टी ये हो, या हो सकता है दोनों पार्टीज ये हों, या हो सकता है दोनों पार्टीज ये हों। तो ऐसा आपस में ये स्विच हो सकता है। अब मूव करते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा एसेंशियल क्या है, टू फॉर्म एन एग्रीमेंट। एक एग्रीमेंट बनाने के लिए देयर मस्ट बी अ लॉफुल ऑफर। एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए। लॉफुल ऑफर का मतलब ये, अगर मैं आपसे एक ऑफर दे रहा हूं कि ऐसा है आइए मिलकर चोरी करते हैं, तो ये ऑफर लॉफुल नहीं होगा। ऑफर लॉफुल होना चाहिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मना नहीं करता और कोई और लॉ उसको मना नहीं करता। लॉफुल ऑफर उसे हम कहते हैं। एक लॉफुल ऑफर होना चाहिए और उसकी लॉफुल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। एक एग्रीमेंट बनाने की लॉफुल ऑफर हो, लॉफुल एक्सेप्टेंस हो। द पर्सन गिविंग ऑफर, जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको हम ऑफरर कहते हैं। जो व्यक्ति ऑफर देता है उसको हम ऑफरर कहते हैं। एंड जो पर्सन जिसको ऑफर दिया गया है उसको हम ऑफरी कहते हैं। एंड द पर्सन एक्सेप्टिंग द ऑफर इज कॉल्ड एक्सेप्टर। तो एक बंदा जो है, इस तरीके से समझते हैं, ये मैडम से कह रहा है आई एम सेलिंग माई आईफोन फॉर 30K, वुड यू लाइक टू बाई इट। शी सेड येस। तो ही इज़ द ऑफरर। ये ऑफर दे रहा है मैडम को, तो ही इज़ द ऑफरर, ही ऑफरर है। मैडम उसका ऑफर एक्सेप्ट कर रही हैं, तो मैडम ऑफरी भी हैं और एक्सेप्टर भी है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आप ये कहीं एग्रीमेंट लिखा है, कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो आप इससे कंफ्यूज ना हो। एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट ही होता है, ठीक है ना। तो जहाँ एग्रीमेंट लिखा हुआ है उसको आप एज अ कॉन्ट्रैक्ट मीनिंग ले सकते हैं, कोई इसकी प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना बेसिक इसके पीछे की थ्योरी पता होनी चाहिए कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बनता है प्रॉमिस, प्रॉमिस प्लस लॉफुल कंसिडरेशन। हमेशा ध्यान रखा, लॉफुल वर्ड हम यूज़ करते हैं। प्रॉमिस प्लस लॉफुल कंसिडरेशन एग्रीमेंट बनता है, और वो एग्रीमेंट जो कि एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। बस आपको ये बेसिक चीज़ें पता होंगी तो आपके लिए कोई दिक्कत कहीं नहीं आएगी। यहाँ एग्रीमेंट लिखा है, ये एग्रीमेंट अगर लॉ, जो एग्रीमेंट ये बना रहे हैं ये लॉफुल हो, इसमें लॉफुल कंसिडरेशन हो और एनफोर्सेबल बाय लॉ हो, तो ये कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग देगा, कोई दिक्कत की इसमें बात नहीं है, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, तो यहाँ पर अगर हम एग्रीमेंट ले लें, एग्रीमेंट लिख दें, यहाँ पे हम एग्रीमेंट लिख देते हैं, और ये एग्रीमेंट लॉफुल बाय इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हम स्विच कर सकते हैं, बट कभी आप सोच रहे हो कहीं कॉन्ट्रैक्ट लिखा है, कहीं एग्रीमेंट लिखा है, तो खैर मूव टू द पॉइंट नंबर 3। टू फॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द ऑफर मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज, एज वी डिस्कस्ड यस्टरडे। मेरा सोशल रिलेशन नहीं चलेगा। सोशल और जो हम आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, आपस में सोशल गैदरिंग्स होती हैं, सोशल हम बातें करते हैं, दोस्तों में उठते हैं, फैमिलीज़ होती हैं कि हम वहाँ जाएंगे आएंगे खाएंगे पिएंगे, तो दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक हमारे मन के अंदर लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए कि हम एक दूसरे को लीगली बाउंड कर रहे हैं। सोशल रिलेशन से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते। जैसा केस हमने डिस्कस किया था बैलफोर वर्सेस बैलफोर का, जिसके अंदर हस्बैंड डिस्कस करता है अपनी वाइफ से कि हाँ वो उसको हर महीने मेंटेनेंस देगा और वो मेंटेनेंस नहीं दे पाता है, तो वाइफ जो है उसके खिलाफ कोर्ट चली जाती है
तो कोर्ट कहता है नहीं, ये हम आपको ये केस नहीं करने देंगे इसको, क्योंकि ये आपने जो एक कॉन्ट्रैक्ट, आपने जो बातें करी थी वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, क्योंकि आपकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी इलीगली बाउंड करने के एक दूसरे को। ये तो खाली एक मेयर सोशल रिलेशन था, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो आपस के जो सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्तों में उठना बैठना, जाना पीना खाना, वो सब सोशल रिलेशंस होते हैं, वो उनका कॉन्ट्रैक्ट का कोई ताल्लुक नहीं होता, क्योंकि वो हमारी इंटेंशन नहीं होती एक दूसरे को लीगली बाउंड करने की। तो हम ये थर्ड पॉइंट था हमारा। आते हम फोर्थ पॉइंट पे कि फोर्थ एसेंशियल क्या है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एंटर इट आउट ऑफ देयर फ्री विल। एज वी डिस्कस्ड इन सेक्शन नंबर 10, देयर इज एज वी डिस्कस्ड देयर इज फ्री कंसेंट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फ्री कंसेंट। ये तो बेसिकली सेक्शंस हमने पढ़े थे, सेक्शन से हमने जो हम आगे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, पॉइंट नंबर 1 2 3, वो हमने बनाए हैं इन्हीं सेक्शन से। तो सेक्शन नंबर 10 में लिखा है फ्री कंसेंट होना चाहिए पार्टीज का। इसी को ही हम आगे एलैबोरेटली डिस्कस कर रहे हैं कि फ्री कंसेंट किस तरीके का होना चाहिए। बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट एंटर इट आउट ऑफ देयर फ्री विल। अपनी फ्री विल से उसका न जाए, अपने पूरे फ्री मन से, कोई दबाव उनके पास नहीं होना चाहिए। फ्री विल एंड कंसेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए। कंसेंट इज सेट टू बी फ्री। कंसेंट फ्री है, कंसेंट बिना किसी दबाव का ही कहा जा सकता है। व्हेन इट इज़ नॉट अफेक्टेड, जब ये किसी कोर्शन, किसी अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से कॉज्ड नहीं है। हमने जो कंसेंट करा है आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के लिए, वो अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन से दबाव में है तो वो फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। वो इन चारों चीज़ों से फ्री होना चाहिए, तब उसको हम फ्री कंसेंट मानेंगे। किसी तरह का दबाव, किसी तरह का प्रेशर, किसी तरह का फ्रॉड, किसी तरह की मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं होनी चाहिए। अगर होगा तो कंसेंट को हम फ्री नहीं मानेंगे। इन चारों के बिना हो तो कंसेंट फ्री होगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसेंट को ख़राब करने की 4 चीज़ें बताई गई हैं, वो यही 4 हैं। कोर्शन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशन है और फ्रॉड है। तो यही 4 चीज़ें जो कि आपके कंसेंट को, आपकी जो फ्री विल होती है उसको ख़राब करती हैं। जैसे कि इसमें बता रखे हैं, जैसे कि ये इस पर दबाव बना रहा है कि ऐसा है कि तू इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर। तो ये जो है इसको हम क्या कहेंगे कि ये तो अपनी मर्जी से नहीं कर रहा है, अपनी फ्री विल से नहीं कर पा रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती इसको कोर्शन कर रहा है, इसको दबाव में डाला है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। इसको फ्री विल में देना पड़ेगा। अगर फ्री विल नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है। यही असेंशियलिटी, वही सेक्शन 10 के अंदर हमने फ्री विल को डिस्कस किया था, वही हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं इस चीज़ को। जैसे कि यहाँ पे ये फ्रॉड कर रहे हैं, इसके साथ मिसरिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, ये देख कुछ रहा है लेकिन पीछे से अपनी मर्जी का इसको दिखाना चाह रहे हैं, इसको साइन कर देगा ये अगर, तो फिर इसका कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं मानेंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, इससे हमारा कॉन्ट्रैक्ट में बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आपका जो कंसेंट है वो इन चारों चीज़ों से दबाव में है तो यस, आपका कॉन्ट्रैक्ट हम वैलिड नहीं मानेंगे। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पे, द टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, जो आपके एग्रीमेंट के टर्म्स हैं, वो बहुत क्लियर होने चाहिए, बहुत डेफिनेटिव होने चाहिए और बहुत सर्टेन होने चाहिए। किसी भी तरह की एम्बिग्यूटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का कोई, सब कुछ क्लियर उसके अंदर होना चाहिए। किसी भी तरह के ऐसा नहीं हो कि आप पढ़ कुछ रहे हैं और आपके समझ में दो मतलब आ रहे हैं उसी चीज़ के। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जो आप कॉन्ट्रैक्ट में कहना चाहते हैं वो बिल्कुल क्लियर कट आपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बताया गया हो, और अनक्लियर कुछ भी नहीं हो, अनक्लियर, वेग, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, क्लियर हो, डेफिनेटिव हो, सर्टेन हो। जैसे कि एक एग्जाम्पल इसका ये है, अनसर्टेनिटी बिटवीन द पार्टीज से रिलेटेड है ये सब्जेक्ट मैटर। ये कह रहा है आई एम सेलिंग माई आईफोन फॉर द 30K, वुड यू लाइक टू बाई इट। ये कहना चाह रहा है इसका आईफोन ये है, इसका आईफोन जो है ना वो 11 आईफोन है, ठीक है, और ये मैडम खरीद रही हैं इसको, यस, लेकिन मैडम सोच रही हैं कि इनका आईफोन जो है वो 12 है। तो ये बेच कुछ रहा है, मैडम खरीद कुछ रही हैं, तो ये अनसर्टिनिटी है, क्लियर नहीं है कुछ। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने जाएंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। तो ये बता रहा है कि आपके कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल सर्टेन हो, बिल्कुल कुछ बिल्कुल भी वेगनेस उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सर्टेन आपके कॉन्ट्रैक्ट्स होने चाहिए। 6th कह रहा है, टू परफॉर्म अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट। जैसे हमने डिस्कस किया था सेक्शन 11 के अंदर, कॉम्पिटेंसी क्या होती है, किसे हम कॉम्पिटेंट मानते हैं, उसी चीज़ को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है आपको समझाने के लिए। द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, सेक्शन 11 डिफाइन करता है कॉम्पिटेंसी को। पार्टीज एज पार्टीज शुड बी मेजर
मेजर होने चाहिए, बच्चे नहीं होने चाहिए, 18 साल से छोटे ही नहीं होने चाहिए, अनसाउंड माइंड के नहीं होने चाहिए, और कोई भी व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज़ें आपके में नहीं होनी चाहिए। बच्चा नहीं होना चाहिए, हम डिस्कस करेंगे। नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कैन बी क्रिएटेड इफ एनी ऑफ दिस कॉम्पिटेंसी इज प्रेजेंट। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आपने बनाया है और उसके अंदर इनमें से तीनों में से कोई भी इनकॉम्पिटेंसी है, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो जो सेक्शन 11 बताता है आपको शर्तें, वो शर्तें आपको मंजूर होनी चाहिए। पार्टीज जो बस में से बच्चा नहीं होना चाहिए, मस्ट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, मस्टंट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, कोई पागल व्यक्ति नहीं होना चाहिए, और कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ नहीं होना चाहिए आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। तो वो कॉन्ट्रैक्ट आपका, अगर इनमें से एक भी चीज़ आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं लॉफुल ऑब्जेक्ट और लॉफुल पर्पस। जैसे हमने डिस्कस किया था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका जो पर्पस होना चाहिए वो भी लॉफुल हो, उसका जो ऑब्जेक्ट है वो भी लॉफुल होना चाहिए, अनलॉफुल कुछ नहीं होना चाहिए। सेक्शन 13, कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट शैल बी अनलॉफुल इफ प्रोहिबिटेड बाय लॉ। अगर कोई कंसिडरेशन आप दे रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट आप दे रहे हैं, वो अगर प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, उसका लॉ मना करता है ऐसा ऑब्जेक्ट बनाने को, तो वो अनलॉफुल माना जाएगा। जैसे कि मर्डर करना, ऑब्जेक्ट है आपका मर्डर करना, और कंसिडरेशन आपने दी, उसकी फिरौती दी 50,000 रुपये, तो ये भी मना है, ये भी मना है, दोनों चीज़ें मना है, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका अनलॉफुल माना जाएगा, इलीगल माना जाएगा। ठीक है, ये आपका कहता है। तो कंसिडरेशन भी लॉफुल हो, ऑब्जेक्ट भी आपका लॉफुल होना चाहिए, वरना कॉन्ट्रैक्ट आपका नहीं होगा। ठीक है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हम थोड़ा आगे, द एक्ट लेज डाउन, एक्ट बताता है हमें, एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है, द ऑब्जेक्ट, द पर्पस, द मकसद ऑफ द फॉर विच द एग्रीमेंट हैज़ बीन इंटर्ड। वो एग्रीमेंट जिस मकसद के लिए एग्रीमेंट बनाया गया है, मस्ट नॉट बी फ्रॉड्यूलेंट, इलीगल, इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इन चारों में से कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो अगर इन चारों में से होगा तो वो इलीगल हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी हो वो लॉफुल होना चाहिए, कोई तरह का इमोरल चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सपोज करिए जेड एग्रीज टू गिव एक्स 10 लाख रुपीज़। जेड जो है, जी जो है, वो एग्री करता है एक्स को 10 लाख रुपए देने के लिए, इफ़, अगर एक्स मर्डर वाई, अगर एक्स जो है वाई का मर्डर कर देता है, वाई गिव्स हिज एक्सेप्टेंस टू जेड ऑफर, एक्स गिव, सॉरी, जेड एग्रीज, आई थिंक थोड़ी एक्सप्लेनेशन में, सॉरी, इसकी एग्जांपल में कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। जेड एग्रीज टू गिव एक्स 10 लाख रुपीज़ इफ एक्स मर्डर वाई। ओके, वाई गिव्स हिज एक्सेप्टेंस जेड ऑफर, राइट। ओके, सो ये यहाँ पे वाई नहीं होगा, यहाँ पे एक्स होगा, आप इसको एक्स पढ़िए। एक्स गिव हिज एक्सेप्टेंस टू जेड ऑफर, वहाँ कर देता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इज अनलॉफुल। मर्डर करना कोई लॉफुल है, अनलॉफुल काम है, अनलॉफुल है, हेंस दिस एग्रीमेंट इज वॉइड। और ये एग्रीमेंट है, ये वॉइड है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? एग्रीमेंट विच इज़ एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट, और ऐसा एग्रीमेंट हमारे लॉ एनफोर्स नहीं करता, तो ये एग्रीमेंट एग्रीमेंट ही रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाया। तो ये, और ये एग्रीमेंट भी वॉइड एग्रीमेंट है, राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती हैं। कंसिडरेशन क्या होती है? कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इन रिटर्न, बदले में कुछ। कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल, ये लॉफुल होनी चाहिए। ठीक है। सेक्शन 25, एग्रीमेंट इज़ वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। अगर किसी एग्रीमेंट में कंसिडरेशन मिसिंग है, वो एग्रीमेंट वॉइड है। ये सब चीज़ें ना आप लिख लिएगा, जैसे कि एग्रीमेंट इज़ वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। तो इसी का ही एमसीक्यू होता है। बेसिकली आपसे कोई लिखवाएगा नहीं पूरे पूरे आंसर्स, आपसे तो एमसीक्यूज आएंगे। तो ये पॉइंट्स आपके मतलब के होते हैं, जैसे एग्रीमेंट इज़ वॉइड विदाउट कंसिडरेशन, तो ये लाइन आपकी मतलब की है। अब आपको एमसीक्यू दे देगा, एग्रीमेंट इज़ डैश विदाउट कंसिडरेशन, वैलिड, इलीगल, वॉइड, तो डेफिनेटली इट इज़ वॉइड विदाउट कंसिडरेशन। तो ये चीज़ आपको लिखनी है, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। क्विद प्रो क्वो मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न, ये इन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड हमारा मैक्सिम है, तो इसको भी आप देख लिएगा। अब थोड़ा मूव करते हैं नेक्स्ट। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड सर्टेन एग्रीमेंट्स टू बी वॉइड। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कुछ एग्रीमेंट्स हमें बताए हैं एक्ट के अंदर ही, जो कि वॉइड होंगे अगर आप करेंगे। आप अगर इनमें से कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो वो हमारा वॉइड एग्रीमेंट होंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सप्रेसली इस बात को बोलता है, जैसे कि कौन से एग्रीमेंट, वॉइड एग्रीमेंट्स डज नॉट हैव लीगल इफेक्ट। वॉइड एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? वॉइड एग्रीमेंट एंड इलीगल एग्रीमेंट, इनका इनमें फ़र्क क्या होता है?
इनमें फ़र्क ये होता है, वॉइड एग्रीमेंट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है अगर आप इनमें से कोई भी एग्रीमेंट करेंगे तो आप इसको हम उस पर जिम्मेदार नहीं, हम उसको लागू ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमने साफ कह रखा है इनमें कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं है। आप इनमें बना लेंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे, लेकिन आप कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट मना कर देगा कि नहीं, हमने तो मना कर रखा है, ऐसा एग्रीमेंट बन ही नहीं सकते, हम उसको लागू भी नहीं करवाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी ही नहीं है। लेकिन इलीगल एग्रीमेंट वो है अगर आप बनाते हैं तो आपको इसमें कोर्ट पनिश कर सकता है, इसमें कोई पनिशमेंट ही नहीं है, क्योंकि बस ये बनेंगे ही नहीं, इनको कोर्ट लागू ही नहीं करवाएगा। आप बनाते रहो सारा दिन एग्रीमेंट, लेकिन कोर्ट लागू ही नहीं करवाएगा। जब लागू नहीं करेगा तो फ़ायदा क्या फिर। इलीगल एग्रीमेंट वो है जिसको आप करेंगे तो आपको कोर्ट पनिश कर सकता है इन एग्रीमेंट को करने के लिए। दोनों में बेसिक ये डिफरेंट है। तो वॉइड एग्रीमेंट ये वाला डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट, इनका कोई लीगल इफेक्ट ही नहीं होता। वो एग्रीमेंट जैसे कि रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, आप अगर रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज को कोई एग्रीमेंट बनाते हैं तो वो कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, एग्रीमेंट करते हैं कि हाँ भाई आप तुझसे शादी नहीं करेगा, या तू 1 साल तक इससे शादी नहीं करेगा, ऐसे जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं ये सब रेस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है, ये सारे के सारे वॉइड है, कोई इनका लीगल इफेक्ट नहीं है। रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, किसी को कारोबार करने से रोक रहे हैं आप, कोई एग्रीमेंट बना रहे हैं, रेस्ट्रेंट मतलब रोकना, तो वो कोई एग्रीमेंट नहीं मानता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एग्रीमेंट इन एब्सोलूट रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग, आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, उसमें एक क्लॉज आपने डाल दिया कि अगर कोई मामला बनता है हमारे दोनों के बीच तो हम लोग कोई कोर्ट नहीं जाएगा, हम दोनों में से कोई कोर्ट इंसाफ लेने जाएगा ही नहीं। तो ऐसे एग्रीमेंट नहीं मानता इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, मना कर देता है कि हम इसको वॉइड कर रहे हैं और इसकी कोई लीगल फोर्स होगी ही नहीं। वेजरिंग एग्रीमेंट मतलब शर्त वर्त लगाना, जुआ खेलना। और एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, एज वी डिस्कस, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया था, वॉइड होता है। तो ये सारे हैं जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्लियरली कहता है वॉइड होंगे। अब इलीगल एग्रीमेंट के कुछ एग्जांपल्स हैं। इलीगल एग्रीमेंट्स विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इलीगल एग्रीमेंट जो कि लॉ प्रोहिबिट करता है, अगर आप बनाएंगे तो आपको कोर्ट पनिश कर सकता है। थ्रेट टू कमिट मर्डर, मर्डर करने का एग्रीमेंट। डिफेमेशन, किसी को बदनाम करने का, मानहानि करने का। रॉबरी, चोरी चकारी करने का। डीलिंग इन ड्रग्स, और ये कुछ अवैध तस्करी करने के जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं ये सब इलीगल होते हैं, और इन पे आप करेंगे तो आपको कोर्ट पनिश कर सकता है। इनमें पनिश नहीं करेगा, बस इनको लागू नहीं करवाएगा ये। 10th हमारा जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल है एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन दैट एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट इज़ वॉइड। कोई आप ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं जिसको करना इम्पॉसिबल है, वो वॉइड होगा। ये बात ध्यान रखना, बस आपको ये याद रखना है कि एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट इज वॉइड। ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक। ए कहता है, ए और बी एग्री करते हैं हाँ कि हम ना एक खजाना ढूंढेंगे जादू से। ऐसे एग्रीमेंट जो है बिल्कुल क्लियर कट वॉइड है, जो कि इम्पॉसिबल है करना। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बना सकते। इम्पॉसिबल, मैं चांद पे जाऊँगा उड़कर, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, दीज कॉन्ट्रैक्ट्स आर इम्पॉसिबल एंड हैंस दे आर क्लियरली वॉइड। वॉइड का मतलब होता है हैव नो लीगल फोर्स, कोई लीगल फोर्स ही उनके अंदर नहीं है। राइटिंग एंड रजिस्ट्रेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए वो राइटिंग में हो, रजिस्ट्रेशन किया हुआ हो। इट मस्ट बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट द कॉन्ट्रैक्ट नीड टू नॉट बी नेसेसरली इन राइटिंग। ये ज़रूरी है जानना कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ज़रूरी नहीं है राइटिंग में हो, वो ओरली भी हो सकता है। इट मे बी इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब होता है जो कि एक्सप्रेसली नहीं है, खुले तौर पे नहीं है, लेकिन वो हमने किया है, इम्प्लाइडली किया है। एक्सप्रेसली किया मतलब खुले तौर पे, इम्प्लाइडली किया मतलब छुपे हुए तौर पे, लेकिन हमने किया है। ओरल भी हो सकता है, इम्प्लाइड हो सकता है, और ज़रूरी नहीं है कि राइटिंग के अंदर हो। हाउएवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन सर्टेन स्पेशल केसेस, कुछ स्पेशल केसेस को बताता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड, कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करने के लिए इट मस्ट ओनली बी इन राइटिंग, कि वो सिर्फ और सिर्फ राइटिंग में होने चाहिए कुछ कॉन्ट्रैक्ट स्पेशल केसेस। बिसाइड्स इट ऑल्सो नीड्स टू बी रजिस्टर, और साथ के साथ वो रजिस्टर भी होने चाहिए। थस फॉर एग्जाम्पल एन एग्रीमेंट फॉर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी मस्ट बी इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। इमूवेबल प्रॉपर्टी, मकान दुकान बेचने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो पक्का राइटिंग और रजिस्टर्ड होना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ओरली नहीं हो सकते, कुछ केसेस है, वरना जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ओरली भी हो सकता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। ये हमारा पॉइंट था जो कि राइटिंग वाला था। तो कुछ है जो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले होते हैं वो राइटिंग में भी होने चाहिए, साथ में साइन भी होने चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरी है जानना। हमने इसमें जो डिस्कस किया मेन पॉइंट, जो हमारे 2 सेक्शन जिनको हमने टारगेट बनाया था, एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 10 है, सेक्शन 11 है, इनके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। इनके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट और कॉम्पिटेंसी और लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, एंड देन इन सेक्शन 11 कॉम्पिटेंट कौन होता है, एज क्या है। ये 2 सेक्शन है जो कि कॉम्पिटेंसी और एसेंशियलिटी को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर डील करते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए हमने इनके बाइफरकेट करके इनके अंदर का क्रक्स को पॉइंट वाइज बना दिया था। पॉइंट नंबर 1
पॉइंट नंबर 2, 3, 4, 5 वो इन्हीं जो ये सारे पॉइंट्स हैं सेक्शन 10, सेक्शन 11 से ही हमने निकाल के ऐसे समझाया गया है। इनको आप हाथ के हाथ लिखें, अपने नोट्स प्रिपेयर करें। हम पूरे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, आईपीसी सारे लॉस को कंप्लीट करेंगे और नो मैटर कि आप कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका लॉ एंट्रेंस है और आप इंडिया के अंदर एग्ज़ाम दे रहे हैं, इधर क्लैट, डीयू, एलएलबी, पीयू, एयू महाराष्ट्र वाला और इवन सीएस फाउंडेशन वाले जो बच्चे हैं वो भी इससे बेनिफिट ले सकते हैं। तो आई होप समझ में आया हो आपको। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, उसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप ड्यू एलएलबी की तैयारी कर रहे हैं और आपको मॉक टेस्ट के लिए जाना है, देखना है कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, क्या परफॉर्मेंस है, तो आप हमारे अपनी मॉक टेस्ट सीरीज़ को कंसीडर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।